अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में होने वाली जितनी डेवलपमेंट्स हैं, उनमें से जो अहम अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो मैं समझता हूँ यार उनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो इस वीडियो में मेरे दोस्तों भाइयों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले KuCoin को मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि KuCoin मेरी जॉब है कि मैं KuCoin के हवाले से आपको एजुकेट करूँ। आज इनका एक फीचर है, अगर आप KuCoin में लॉगिन करके डेरिवेटिव्स में आते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्यूचर ब्रॉल। ये फ्यूचर ब्रॉल क्या चीज़ है? ये अगर तो आपको आप अगर अक्सर आप चार्ट वगैरह देखते हैं किसी किसी क्रिप्टो करेंसी का, तो उसमें आपको कैंडल्स नज़र आती हैं। अच्छा, उन कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह सिग्नल या एक तरह का इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होते हैं कि आने वाले वक्तों में जो मार्केट है वो किस तरह मूव हो सकती है। उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है जिसका चार्ट का जायजा ले रहे हैं, जिसकी कैंडल्स को वॉच कर रहे हैं, उसके पैटर्न को स्टडी करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आने वाली बनने वाली कैंडल्स को आप प्रेडिक्ट करते हैं साबका कैंडल्स को देखते हुए। अच्छा, एग्जैक्टली जैसे मार्केट के दीगर जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं या फंडामेंटल एनालिसिस हैं, वो आपको हतमी राय नहीं देते। बिल्कुल इसी तरह ये जो कैंडल के पैटर्न्स हैं, ये आपको कोई हतमी राय नहीं देते। लेकिन ऑब्वियसली जब आप टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं, तो जहां दीगर टूल्स और दीगर इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, उनमें से कैंडल्स के पैटर्न भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर इस हवाले से मेरे चैनल पे ऑलरेडी अगर आप यूट्यूब पे जाके इल्मे आलम कैंडल्स लिखें, तो ये मेरे एक टीम मेंबर थे। आजकल हमारे साथ ये काम नहीं कर रहे, मालूम नहीं क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने क्योंकि इन्होंने अपडेट नहीं किया, इन्होंने कैंडल स्टिक के हवाले से वीडियोस बनाई हैं कि अगर इस तरह की कोई कैंडल चार्ट में आपको नजर आती है, तो एक्सपेक्टेडली मार्केट या जो उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है वो किस तरह बिहेव कर सकती है, क्या अगली कैंडल जो है वो बुलिश हो सकती है या बैरिश हो सकती है। मेरा ख्याल है इन्होंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं कैंडल स्टिक के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ आप उसको भी देखें ताकि अपने टेक्निकल नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस करें। अच्छा, उसके बाद अब आपने ये प्ले कैसे करनी है, एक तो कैंडल्स का बड़ा मैटर करता है, दूसरा लक का बड़ा मैटर करता है। ये मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आप चाहें तो ये देखें डेरिवेटिव्स में आके फ्यूचर ब्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपके साथ वीडियो शेयर करने से पहले मैंने खुद भी इसमें पार्टिसिपेट किया। लकीली मैंने 3 बार पार्टिसिपेट किया और तीनों बार ये मैंने विक्ट्री जो है मैंने विन किया है। यहाँ पे आपने अपने फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस लेके आना है। ये देखें अभी मैंने लास्ट जो विन किया इसमें मुझे 50 सेंट का मुझे साथ मतलब जो मैंने गैस किया, जो मैंने आइडिया लगाया, उसमें जब मैं विन हुआ तो मुझे एक बार 50 सेंट मिला, एक बार मुझे 76 सेंट मिले और तीसरी बार भी मुझे 50 सेंट मिले। तो इस तरह आप ट्रेड लगा सकते हैं। सिंपल मैं एक आपके सामने लगा के दे देता हूँ। आपने अपने फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस लेके ना, जैसे कि आपको मेरे यहाँ पे बैलेंस नजर आ रहा है $100 के करीब। यहाँ पे आई वांट टू यूज, आपने 5 USDT की ट्रेड लगानी है, 20 की या 50 USDT की लगानी है। आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद पैटर्न को स्टडी करना है। मैंने क्या किया था, मैंने ये देखा कि यार ये मार्केट इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के पास है। ये देखें 2-3 कैंडल्स बनी है और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इंतजार किया। यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, यहाँ पे लक भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बहरहाल ये बनती हैं तो ये ब्रेक भी हो जाती हैं। तो ये ना हो कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जहन में रख के, या साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैंडल्स के पैटर्न को स्टडी कर लें तो वो आपके लिए, ये देखें एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। जिस बंदे ने यहाँ पे ये देखें 2-3 कैंडल्स ऐसी थी जो इस रेजिस्टेंस से प्राइस ड्रॉप हो गई, और एग्जैक्टली अगर यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर लिया होता, तो सेल ऑर्डर की पोजीशन ली होती, तो मेरी ये ट्रेड जो है वो हिट हो जानी थी। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है सपोर्ट को देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वाली सपोर्ट प्राइस बनती है, यहाँ पे हमें बाय की कॉल लेनी चाहिए थी। ये मेरा ख्याल है एक छोटी सी मैं ट्रेड लेके आपको दिखा देता हूँ। अभी वैसे बिल्कुल मिड में है, इस वक्त ट्रेड लेना जो है वो ज्यादा फायदेमंद है। मेरा ख्याल है अभी हमें लॉन्ग की ट्रेड एक ले लेनी चाहिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो KuCoin है मेरा किसी ऐसे बंदे के साथ मैच करेगा जो इस वक्त शॉर्ट की कॉल ले, ये इसने शॉर्ट की कॉल ली है और मैंने जो है वो लॉन्ग की कॉल ली है, और मेरी नज़र में मार्केट को यहाँ से पंप होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये गैस है, मुमकिन है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो जाए। अच्छा, अगर तो 19,359 डॉलर पे जाती है तो मैं डिफीट करूंगा, यानी अगर ड्रॉप हो जाती है। अगर प्राइस जो है वो 19,405 पे जाती है तो मैं ये वाली जो कॉल है ये विन करूंगा। लेट्स सी अभी ये कैंडल जो है वो देखते हैं किस पोजीशन पे जाके क्लोज होती है। यहाँ पे दीगर मैंने अक्सर कुछ एक्सचेंजेस पे इसी तरह का फीचर देखा है, वहां पे ऑप्शन होती है कि आप मैनुअली इसको क्लोज कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल तो मुझे मैनुअली क्लोज करने की कहीं कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है। अब ये प्राइस मूवमेंट जो है, मेरा ख्याल है इन दोनों, ये जो लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस को टच करेगी तो फैसला होगा कि क्या मैंने ये जो कॉल है, मेरी कॉल विन में क्लोज हुई है या के लॉस में क्लोज हुई है। ये देख रहे हैं अभी, अभी देखते हैं ये ट्रेड जो है, यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो ये ट्रेड है मेरे हक में क्लोज होगी। अभी बिल्कुल क्लोज है, लेट्स सी यहाँ से मार्केट दोबारा जो है वो डंप हो सकती है। 19,405 पे जाएगी तो मेरे हक में फैसला होगा, अदरवाइज 400 तक चले गई है, 400 बिल्कुल उसके पास होके, जब तक 405 तक नहीं जाएगी उस वक्त तक ये जो ट्रेड है इसका फैसला नहीं होगा। तो 405 होपफुल बड़ा वैसे रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, बहुत मुश्किल है कि 405 तक ये कॉल जाए, लेकिन आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस करें क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 ट्रेडें ली थी, वो ट्रेडें तो मेरी सक्सेसफुल जो है वो क्लोज हुई हैं। अभी ये जो है रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, आई डोंट नो कि यार लें जी, ये वाली ट्रेड भी मैंने, मेरी जो ट्रेड है विनिंग में क्लोज हुई है और अभी दोबारा जो है मैंने 53 सेंट जो है वो विन किए हैं। ये जो सारे अकाउंट में है, ये साथ तो बैलेंस क्रेडिट होगा और दूसरा यहाँ पे लकी ड्रा भी मैं विन कर सकता हूँ। जितना होगा यहाँ पे मैं लकी ड्रा पे क्लिक करूंगा, 3 टाइम मैं लकी ड्रा विन कर सकता हूँ। इसमें ये पॉइंट्स मुझे मिल सकते हैं, एक बीटीसी भी मैं विन कर सकता हूँ जिसके चांसेस ऑब्वियसली कम से कम है। मैं 3 बार ड्रा करता हूँ, देखते हैं इन 3 जो मुझे लकी ड्रा मिलेंगे। अच्छा जी, मुझे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मैंने विन किए हैं, एक बार और करूंगा फिर 5 पॉइंट्स व्हाट इफ अगर मैं 1 बीटीसी विन करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं उसमें हाफ बीटीसी मुझे गिव अवे करना चाहिए था, लेकिन 3 मुझे लकी ड्रॉ मिले थे जिनमें मैंने पॉइंट ही विन किए हैं। ओबियसली इन पॉइंट्स का भी कोई ना कोई यूज़ होगा जो मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा मजीद इसको स्टडी करके, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें 1/1 भी है और 3 वर्सेस 3 भी है। मेरा ख्याल है 3 वर्सेस 3 में अगर आप करें तो पॉइंट्स आपके डबल हो सकते हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है इसमें रिस्क भी है, अगर आप लूज करते हैं तो ओबियसली अगर मुझे 0.53 यूएस डॉलर जो है क्रेडिट हो रहा है, यूएस डॉलर नहीं मेरा ख्याल है क्रेडिट होते हैं, इसमें पॉइंट्स शायद मिलते हैं, नहीं सॉरी, ये प्रॉफिट क्लोज हो रहा है। मैं इसको देखता हूँ मेरा बैलेंस पहले, हाँ ये देखें, ये जितनी मैं ट्रेड्स विन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये यूएसडीटी मेरे अकाउंट में बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर ये बैलेंस बढ़ रहा है तो बैलेंस जो है वो आपके लूज होने पे नेगेटिव में भी जा सकता है, इसको भी आपने ज़हन में रखना। अच्छा जी, मार्केट की तरफ आते हैं। कल बीटीसी की प्राइस जो है एकदम क्रैश की और दोबारा जो है बीटीसी की प्राइस जो है 18,600 पे गई। फिर यकायक बीटीसी की प्राइस, ये आप देख रहे हैं, ये आर्ली कैंडल यानी एक एक घंटे की कैंडल का चार्ट है, इसमें एकदम बीटीसी की प्राइस ने दोबारा पंप किया। बीटीसी की प्राइस तकरीबन 18,000 से पंप करके 20,800 की प्राइस पे गई। एकदम पंप क्यों आया, मैं 2-3 वजूहात हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली वजह तो ये जो आपको बीटीसी के बड़े बड़े बाय ऑर्डर नजर आ रहे हैं, ये बाय ऑर्डर अगेन फ्रॉम नायब बकुले जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 19,000 के ऊपर 80 बिटकॉइन दोबारा खरीदे हैं, बावजूद इसके कि ऑलरेडी ये भी अंडर वाटर है, यानी इन्होंने जो बिटकॉइन खरीदा था उससे प्राइस बहुत नीचे जा रही है, लेकिन ये इनकी कमिटमेंट है। ये भी वो माइक्रो स्ट्रेटजी की तरह फियर में नहीं है, पैनिक में नहीं है, बल्कि जब कभी क्रिप्टो मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के मार्केट में पैसा फेंक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो प्राइस को पंप आया है, इसके पीछे एल सल्वाडोर की खरीदारी के बाद एकदम आपके आके पब्लिकली अनाउंस करना, और जब पब्लिकली इस तरह की सेलिब्रिटीज अनाउंस करती हैं तो ओबियसली जो रिटेलर्स हैं उनमें एक फोमो होता है, तो उस वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप हुई होगी। अच्छा, आगे आते हैं। जो क्रिप्टो क्वांट के सीईओ हैं, उन्होंने एक चार्ट शेयर किया, मैं आपको आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। 19 जून को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि कॉइनबेस की जो कॉइनबेस प्राइस प्रीमियम है वो इस वक्त लोएस्ट जो है वो उस पर ट्रेड हो रहा है, और अगर ये मतलब जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्रिप्टो मार्केट से जो है फियर है, पैनिक है, जो फेड अवे हो गया। तो अभी कल इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा कि Coinbase प्राइस प्रीमियम डेली क्लोज टर्न पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी अप्रैल 2022 से लेके इस साल के चौथे महीने से लेके फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 2 महीनों से पहली बार ये जो प्राइस प्रीमियम है इसकी कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज हुई है। और उसका क्या सिग्नल है,
कि जो कंटेंजियन फियर है, यानी कंटेंजियन फियर क्या होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट क्रैश करता है तो इम्पैक्ट जो है उसके क्रैश का, उसकी वजह से जो मार्केट में पैनिक है सिर्फ उसी प्रोजेक्ट तक नहीं रहता बल्कि मार्केट के दीगर प्रोजेक्ट भी तक भी उसके असरात आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब तक इसकी प्राइस ग्रीन की तरफ नहीं जाएगी तो हम नहीं कह सकते कि भाई अभी मार्केट से फियर जो है वो खत्म हो गया। तो ओबियसली इनके इंडिकेटर के मुताबिक, ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी हैं, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले इथीरियम का मर्ज जो है वो अपनी जरा रवा दवा है। ये भी इन्होंने कल ग्रे ग्लेशियर हार्डफोक भी सक्सेसफुल इथीरियम के ऊपर कर दिया और जो ब्लॉक हैं वो सक्सेसफुल जो है वो माइन हो गया। उसके बाद ये जो इथीरियम की ब्लॉक कन्फर्मेशन है वो दोबारा 13 सेकंड की रेंज में आ गई है और साथ इन्होंने डिफिकल्टी बॉम्ब को भी थोड़ा सा मजीद डिले कर दिया है। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में आप यूं समझ लें कि ये इथीरियम के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। अच्छा, अब बिटकॉइन की मंथली चार्ट का अगर जायजा लें तो पिछला जून का महीना भी बिटकॉइन की प्राइस को अच्छा खासा डंट पड़ा। पिछले महीने में मार्केट ने तकरीबन 34% मार्केट गिरी थी। हालांकि पिछले साल जब मई में क्रिप्टो मार्केट क्रैश की थी तो वो 33% मार्केट जो क्रैश की थी मई में जाके। अब जून के महीने में 34% हुई है, तो अब सवाल ये आपके जहन में आता है कि क्या जुलाई में क्या दोबारा बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एक रेड कैंडल बनाएगी या नहीं। क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 पिछले 6 माह में 4 महीने, बल्कि ये 5वें महीने को अगर आप फरवरी के महीने को भी आप बैरिश ही कंसीडर करें तो पिछले 6 महीने में 5 महीने ऐसे हैं जो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो क्रैश में रही है और बैरिश हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो जुलाई का महीना है, जैसे कि मैंने कल के बुलेटिन में आपको बताया था कि जुलाई का महीने में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सीपीआई रिपोर्ट आनी है, एफओएमसी की मीटिंग है, फिर और ऐसी अमेरिका की इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो अगले इस महीने में स्टार्ट होनी है और उनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट का मैं देख रहा था, अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मार्केट रिकवरी नहीं करती है, मार्केट अगर क्रैश करती है तो कितना क्रैश कर सकती है। ये बिटकॉइन ने जो अपना लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था 2017 में, दिसंबर 2017 में, वो बनाया था तकरीबन 19,000 की प्राइस में। इस वक्त बीटीसी की प्राइस जो है इसको क्रैश करके नीचे जा चुकी है। ये देखें 17,200 17,700 के करीब। कभी बिटकॉइन की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि बिटकॉइन ने जो पिछले बुल रन में अपना ऑल टाइम हाई बनाया हो उस उससे नीचे ब्रेक हुई। लेकिन इस बार ऐसे हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिप्टो मार्केट जो है वो पिछले ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके नीचे चलेगी है। अब अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि बीटीसी की प्राइस अगर यहां से मजीद नीचे जाती है तो एनालिस्ट कहते हैं कि अगला जो सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वो है 10,000 की रेंज में, यानी 10,500 600 की रेंज में। यहां इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बीटीसी फॉर एनी रीजन, अगर ऐसा कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई ग्लोबल ऐसा क्राइसिस का कोई सीन बन जाता है कि मजीद बिटकॉइन जो है वो क्रैश करता है, तो बीटीसी की प्राइस दोबारा जो है $3,000 की रेंज में भी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां तक जाएगा, लेकिन आपको इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि कहां कहां बीटीसी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। मैं नहीं समझता कि बीटीसी की प्राइस इतनी आसानी से 10,000 तक जा सकती है। 20,000 से नीचे नीचे जितना बीटीसी जाता जाएगा वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर नजर आएंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं कह रहा था कि आपको नीचे की स्पोर्ट्स, इसी तरह इथीरियम का भी अगर मंथली जायजा लिया जाए तो इथीरियम ने भी 2017 में नवंबर में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इसने भी अच्छा खासा रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नीचे चला गया, तकरीबन 800 की प्राइस तक चला गया। और अभी अगर इथीरियम यहाँ से मजीद नीचे जाता है तो नेक्स्ट जो इथीरियम की सपोर्ट प्राइस है वो तकरीबन ये $650 के करीब है। और इन केस जैसे बीटीसी 10,000 को भी ब्रेक कर सकता है, अगर बीटीसी की प्राइस 10,000 से भी नीचे जाती है तो इथीरियम मेरे दोस्तों भाइयों आपको $100 पर इथीरियम भी नज़र आ सकता है। लेकिन ये वो प्राइसेस हैं जिसमें एनालिस्ट ये रिकमेंड करते हैं, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता। एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपके पास घर है तो घर को बेच दो, गाड़ी है तो गाड़ी को बेच दो, और एक बार क्रिप्टो मार्केट में इन हो जो फॉर अ फॉर अ फ्यू शार्टर फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ये आपकी की गई इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा गेन दे सकती है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। इस वक्त आपको मैंने कल के बुलेटिन में बताया था कि एसईसी ने ग्रे स्केल का जो स्पॉट ईटीएफ है उसको अप्रूव नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया उनकी एप्लीकेशन को। लेकिन इस वक्त अमेरिका में जो दूसरी बड़ी ईटीएफ
सक्सेसफुल रन हो रही है, जिसपे सबसे ज्यादा सरमायाकारी हो रही है, वो बिटकॉइन का शॉर्ट ईटीएफ है। यानी ये ऐसा ईटीएफ है जहां पे ऐसे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो समझते हैं कि बीटीसी की प्राइस यहां से क्रैश करेगी। तो इस वक्त अमेरिका में दूसरा जो बड़ा ईटीएफ है वो प्रो शेयर का शॉर्ट ईटीएफ है। दूसरे लफ्जों में ये सिग्नल ये आ रहा है कि अभी भी अमेरिकी इन्वेस्टर ये समझ के बैठे हैं कि बीटीसी प्राइस जो है वो मजीद नीचे क्रैश कर सकती है। ठीक है, इसको आपने खुद एनालाइज करना है। आगे मैं चाह रहा था आपकी थोड़ी सी एजुकेशन का भी इंतजाम किया जाए। अब जब कभी क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहां दीगर फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, वहां पे आपको उस क्रिप्टो करेंसी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके टोकानोमिक्स को भी स्टडी करना चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट्स है, मैं चाहता हूं इनका मैं आपको दोबारा रेपिटेशन कर दूं। वैसे तो मैं ऑलरेडी 1-2 बार डिस्कस कर चुका हूं पिछले कई अपनी वीडियोस में। सबसे पहले जिस क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये देखना है कि भाई वो टोकन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है। इन्फ्लेशनरी का मतलब यह है कि उसकी जो सप्लाई है यानी उसकी जो मिंटिंग है, क्या वो ऐसी है कि अनलिमिटेड है या कि उनका कोई बर्निंग का मैकेनिज्म ही है। अगर आप इन्फ्लेशनरी टोकन की मिसाल दें तो ये जितने गेमिंग टोकन हैं, जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी का एसएलपी टोकन है, जैसे मोबॉक्स है, इनकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। यूजर जितना ज्यादा गेम प्ले करते हैं उतना ज्यादा उनके टोकन्स एज अ रिवार्ड उनको दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के टोकन जिसकी जो कि अनलिमिटेड सप्लाई है, तो वो वाले टोकन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आने वाले वक्तों में इसकी वैल्यू प्राइस जो है वो कम होने ज्यादा प्राइस बढ़ने की बजाय कम होगी, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी फियाट क्रिप्टो करेंसीज हैं। गवर्नमेंट जब चाहे वो पैसा छापती है, जब वो पैसा छापती है तो पुराने पैसे की वैल्यू डाउन हो जाती है। क्रिप्टो करेंसीज में बिल्कुल ऐसी है। ऐसे टोकन्स जिनकी जो इन्फ्लेशनरी हो, यानी जिनकी सप्लाई जो है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो उसकी प्राइस तो डाउन होगी। तो दूसरे ऐसे टोकन्स आपने देखने हैं जो कि डिफ्लेशनरी हो, जिनकी बर्निंग का कोई मैकेनिज्म हो, जैसे कि बाइनांस है। बाइनांस का बीएनबी टोकन क्या है, वो बाइनांस की जो बर्निंग का मैकेनिज्म है। इसी तरह इथीरियम है, इथीरियम की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा जो है वो बर्न हो जाता है। तो इस तरह के टोकन्स जिन्होंने अपना कोई बर्निंग का मैकेनिज्म आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो, इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में उसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी ना कि डाउन होगी, क्योंकि सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होने का मतलब जो पुराने टोकन होल्डर्स हैं उनके टोकन्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसी तरह इंट्रिंसिक वैल्यू भी, जब भी आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये देखना है कि क्या उस टोकन का कोई यूज केस भी है या नहीं है। अब यूज केस दो तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इथीरियम की मिसाल ले लें। इथीरियम एक ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने टोकन्स लॉन्च होंगे उनकी अपनी इकोनॉमी होगी उन टोकन्स की, लेकिन जो कोई भी यूजर उन टोकन्स के ऊपर ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ट्रांजैक्शन की गैस फीस जो है वो इथीरियम में पे करेगा। तो इसका मतलब है ये है कि इथीरियम का टोकन उसका यूज केस है। इसी तरह कुछ टोकन ऐसे होते हैं जिनका यूज केस कोई नहीं होता, लेकिन वो गवर्नेंस के तौर पर यूज होते हैं। लेकिन कुछ टोकन ऐसे हैं जिसकी कोई यूज केस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि वो, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट का टोकन है। ट्रस्ट वॉलेट के टोकन की मुझे कुछ समझ नहीं आती, उसका कोई यूज केस, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो जो टोकन जितना ज्यादा यूजेबल होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू को देख के तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि भाई आप जिस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो किसी प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा है, उसके अंदर सब प्रोजेक्ट्स भी हैं या नहीं। जितने किसी मेन प्रोजेक्ट के टोकन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ही उसकी आने वाले वक्तों में प्राइस अप्रिशिएट होने का के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए इथीरियम का अगर आप टोकन खरीदते हैं और इथीरियम के ऊपर अगर कोई ऐसा टोकन लॉन्च हो जाता है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया मार्केट से इकट्ठा करता है, अब वो बिलियन ऑफ डॉलर की जब सर्कुलेशन हो रही होगी तो उस वक्त इथीरियम की गैस जो है वो इथीरियम का टोकन जो है चाहिए होगा। तो इसका मतलब है जिसने बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शंस करनी है उसने पीछे से इथीरियम को भी खरीदना है, क्योंकि उसने गैस फीस पे करनी है। तो इस वजह से अच्छा, उसके बाद सप्लाई और मार्केट कैप। आपने जिस टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है उसको ये भी देखना है कि उसकी मार्केट में सप्लाई कितनी है, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, उसका मैक्सिमम सप्लाई कैप कितना है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की मैक्सिमम जो कैप है वो 21 मिलियन है, यानी हर 10 मिनट में तकरीबन 6.25 बिटकॉइन जो है वो मार्केट में आता है। अगर डिमांड फॉर एग्जांपल 10 बीटीसी की है 10 मिनट के अंदर, तो कहां से आएगी, नहीं आएगा, मजीद बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकता। बिटकॉइन ने उतना ही रहना है 6.25।
अब अगर डिमांड 6.25 से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन की प्राइस पंप करेगी। इन जो 10 बीटीसी बायर्स हैं इनमें आपस में कंपटीशन होगा, वो कहेंगे मुझे महंगा बीटीसी दे दे लेकिन मैंने बीटीसी खरीदना है। तो इसी तरह आपने फिक्स और सप्लाई, फिर अच्छा ये भी आपने देखना कि फॉर एग्जांपल आप सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल टोटल सप्लाई है 3 बिलियन या 1 बिलियन एक टोकन की सप्लाई है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस वक्त मार्केट में सिर्फ 100 मिलियन टोकन है, इसका मतलब यह है कि पीछे 900 मिलियन टोकन की अभी सप्लाई आनी है। अगर आप 100 मिलियन में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि 900 मिलियन जब आएगा तो आपकी 900 मिलियन की सप्लाई मजीद आने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि आपके टोकन की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है, अगर यानी सप्लाई अभी आनी है, अगर पीछे मार्केट कैप नहीं बढ़ता है तो आप के जो टोकन है 100 मिलियन में जो आपने खरीदे होंगे उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। तो कोशिश करें कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसकी जब मैक्सिमम सप्लाई के करीब करीब हो, यानी अगर 1 बिलियन टोकन की टोटल सप्लाई है उसमें ऑलरेडी 900 मिलियन जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग में है, तो इसका मतलब है ये एक बेस्ट चांस है। तो इसके अलावा आपने ये भी देखना होता है कि इस टोकन के पीछे टोटल मार्केट कैप कितना है। जितना लोअर कैप होगा और अगर वो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब यह है कि लोअर कैप प्रोजेक्ट में, ब्लू चिप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का आपको फायदा यह है कि आप अर्ली टाइमिंग में एंट्री होते हैं। अगर उसमें मजीद डॉलर्स आते हैं और वो प्रोजेक्ट चूंकि बड़ा ब्लू चिप है और स्ट्रॉन्ग है, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब यह है कि अर्ली टाइमिंग में एंट्री करने से आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आपने डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है कि भाई इस टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन किस किस को दिया है। क्या ये जो टोकन होल्डर है इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट को भी टोकन दिए हैं या नहीं, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट अगर टोकन होल्डर्स हैं तो वो किसी वक्त भी मार्केट को डंप कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्ली टाइमिंग में सीड फ्रेजिंग करते हैं, वो फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप होने में वो मदद देते हैं। उनकी फिर आपने ये भी देखनी होती है कि जो टोकन है क्या उन्होंने उनका कोई वेस्टिंग का सिस्टम किया हुआ है। वेस्टिंग का मतलब यह है कि अगर अर्ली टाइमिंग में मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो बदले में मुझे वो कहते हैं जी कि आपको हम 1 लाख टोकन अपना देंगे। अब क्या वो 1 लाख टोकन फौरन ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या कि वो ये कहेंगे कि आपको 2 सालों के अंदर अंदर ये हम 1 लाख टोकन देंगे, आपको हर महीने जो है वो 20,000 टोकन मिलेगा, हर महीने 20,000 टोकन मिलेगा। तो ये आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन को भी लाजमी स्टडी करना है, उसके फंडामेंटल जिसको जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको कहूंगा कि आप कोशिश करें कि जिस टोकन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर होने वाली स्मार्ट मनी को तलाश करें कि क्या जो बिग वेल्स हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है या नहीं। क्योंकि जहां स्मार्ट मनी आपको नजर आती है, स्मार्ट मनी से मुराद ऐसे इन्वेस्टर मार्केट के जिनको बिग वेल्स आप कह सकते हैं। जाहिर बात है बिग वेल्स जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो कोशिश करें जिस टोकन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ट्रेस आउट करने की कोशिश करें कि उसमें स्मार्ट मनी भी इन्वेस्ट है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2-4 न्यूज हैं फिर आज का बुलेटिन को एंड करेंगे। FTX ने जी सेल्सियस की जो डील थी, अब कुछ रिपोर्ट्स हैं कि FTX जो है उससे वॉक अवे हो गया। क्यों हो गया, जो आपको पता है सेल्सियस के क्राइसिस चल रहे हैं, उस क्राइसिस को देखते हुए अगर ऐसे हो जाता है तो जो सेल्सियस का थोड़ा बहुत आसरा था बेल आउट होने का, सेल्सियस जो है उसके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। और उसके मैं टोकन की प्राइस देख रहा था, एकदम जब ये न्यूज़ आई है तो उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पे डंप हुई है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पंप होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। आगे एक और मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये मार्केट में अफवाह थी कि FTX जो है वो ब्लॉकीफाई को खरीदना चाहता है, ये मैंने भी आपके साथ न्यूज़ ब्रेक की थी। तो अभी उनके जो CEO हैं जैक प्रिंस उसका नाम है, उसने कहा जी कोई भी ये ना समझे कि हम ब्लॉकीफाई को सिर्फ 25 मिलियन में किसी को भेज देंगे। हाँ, हमारी ये बात जरूर चल रही है। आई इनकरेज एवरीवन टू ट्रस्ट ऑन, अगर कोई इस हवाले से न्यूज़ होगी कि हम ब्लॉकीफाई किसी को सेल आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम खुद पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे। तो आप र्यूमर्स की तरफ ना जाएं, फड की तरफ ना जाएं। जाहिर बात है ये अपने इन्वेस्टर के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा जी, FBI ने, अमेरिका की जो एजेंसी है, उन्होंने क्रिप्टो कोइन, आप मुझे आज भी याद है 2017 की बात है, उस वक्त वन कोइन के पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे, लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, जगह जगह उसके सेमिनार होते थे। वन कोइन में मेरी कम्युनिटी में से कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्होंने वन कोइन में इन्वेस्टमेंट की थी 2017। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उसी दिनों, उसी महीनों, सालों की बात है, 2017 की या 18 की शायद बात होगी। वन कोइन का बहुत चर्चा था, पूरी दुनिया में इन्होंने पैसा कमाया, पैसा इकट्ठा किया, तकरीबन 4 अरब डॉलर का। ये पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में
इन्होंने स्कैम किया। ये वो खातून है जो इसकी मालिक थी और अब ये 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेके भाग गई है। इन्होंने आईसीओ की तरह का प्रोजेक्ट किया कि आप हमारे टोकन लें, जब हमारा टोकन लॉन्च होगा तो उस वक्त हमारे टोकन की वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की गई इन्वेस्टमेंट के 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हो चुकी होगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बाद में वन कोइन जो है वो भाग गया। लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, जिसमें पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 15 रुपए, हाई स्पीड डीजल के ऊपर 14 रुपए और कैरोसिन के ऊपर 18-19 और लाइट डीजल के ऊपर 18-19 रुपए। अभी जो अपोजिशन है, जो कि कल की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब, वो महंगाई के खिलाफ आपको नारे लगाते नजर आएंगे। ये गवर्नमेंट जिन्होंने अभी महंगाई की है और मुसलसल जब से ये महंगाई कर रही है, आपको याद होगा मरियम सफदर साहबा ने महंगाई मकाओ एक मार्च किया था। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक महंगाई मकाओ मार्च किया था, एक बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया था, और आपको पाकिस्तान का तमाम मीडिया चैनल उस वक्त महंगाई महंगाई दिखा रहा था। आज आपको मुकम्मल खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये मैं आपको ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अमेरिका का एक चार्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका ने इतना ज्यादा कर्जा लिया हो। यानी पिछले 215 सालों में जितना अमेरिका ने पिछले 215 सालों में कर्जा लिया था, अमेरिका ने सिर्फ पिछले 2 सालों के अंदर उतना कर्जा लिया, यानी 7 ट्रिलियन। मार्च 2020 से जैसे ही कोरोना वायरस की वबा फैली, उस वक्त से लेके आज तक अमेरिकी हुकूमत ने 7 बिलियन डॉलर का कर्जा अमेरिकी हुकूमत के ऊपर है। यानी पिछले 215 सालों में सारे कुल मिला के कर्जा मिला लें तो ये अमेरिका में भी महंगाई का रोल है, पूरी दुनिया में महंगाई का रोल है। यहाँ पे हमारे मसला क्या है? हमारा मसला यह है, कोई भी सियासी जमात हो, जो हुक्मरान जमात है, वो कभी भी नहीं चाहती कि वो महंगाई क्यों करे। ये जो भी हुकूमत आती है, वो पीटीआई की है, वो नून लीग की है, वो किसी की भी हुकूमत है, हुकूमत महंगाई नहीं करना चाहती। हुकूमत हमेशा बअमरे मजबूरी महंगाई करती है। अब आप समझ इसको, इनको इनोसेंट समझ रहे होंगे नून लीग को कि भाई इन्होंने महंगाई की है, ये तो बड़े मासूम है, ये तो करना ही नहीं चाहते। देखें, इनको भी नजर आ रहा था कि हमने जब इक़्तिदार में जाना है तो जो मुल्की हालात हैं, वो मुल्की हालात हमसे संभाले नहीं जाने, महंगाई हमें करनी पड़ेगी। आपको पता है ये क्यों आए हैं? ये इस वजह से नहीं आए महंगाई मकाओ मार्च, ये इस वजह से आए हैं क्योंकि इनको पता था कि अगर हमने इस वक्त इक़्तिदार की ऐवानों पे हम ना पहुंचे तो हमारे ऊपर जितने हमारे ऊपर करप्शन के केसेस हैं, वो सारे हतमी नताइज के ऊपर पहुंचे हुए हैं। फर्द जुर्म, जिस दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाना था, उस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था। तो आप इमेजिन करें कि इनका मक्स और नैब के जो इन्होंने पर काटे हैं, वो आपके सामने है सारे, अगर आप पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्शन को भी इस तरह ट्विस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स भी इस तरह अमेंड कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में भी इनको धांधली करना बहुत आसान हो। तो ये आप लोगों की महंगाई खत्म करने नहीं आए, ये अपने इक़्तिदार को तूल देने और अपने करप्शन केसेस को खत्म करने आए। अब खान साहब जो हैं, आपको ये वाला नारा कम लगाते नजर आएंगे, करप्शन और ये दीगर जो इश्यूज हैं जो ये कर रहे हैं, आपको महंगाई का नारा बेचते ज्यादा नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई एक ऐसा नारा है जिसपे अवाम की पल्स आपके हाथ में आती है, ये अवाम को धोखा देते हैं। बेशक पहले ये एंटी पीटीआई जमातें पीटीआई के खिलाफ कैंपेन चला रही थी, सिर्फ आप लोगों का वोट चोरी करने के लिए। और अगर आज भी खान और उसकी जमात महंगाई का नारा लगा के आपसे वोट लेती है तो वो बददियानती करती है। असल आपको वोट लेना चाहिए करप्शन के ऊपर। असल आप लोगों को जो मुल्क के दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर लेना चाहिए। नून लीग ये कतन नहीं चाहती, जिस तरह पीटीआई ये कतन नहीं चाहती थी कि वो महंगाई करे, लेकिन मजबूरी थी, जो जो कुछ मुल्की हालात है, सारी दुनिया में कोरोना वायरस था, उस वजह से सारी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में क्राइसिस चल रहा था, लेकिन एंटी पीटीआई जमातों ने उसका फ़ायदा उठाया। आज पीटीआई जमात जो है वो उसका फ़ायदा उठाने की अगर कोशिश करेगी तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादती है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।